प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको नेचुरल रिसोर्स के संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताऊंगा। देखिए, मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। यानी जो भी कोई संसाधन हमें दिखाई देते हैं, उन सारे के सारे संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। खाद्यान्न और अन्य पदार्थों की पूर्ति के लिए उसने सबसे पहले क्या करना शुरू किया? सबसे पहले भूमि को जोतना शुरू किया। उसके बाद में सिंचाई और शक्ति के विकास के लिए उसने वन्य पदार्थों, जो जंगली पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी है, वन्य पदार्थ और खनिजों का शोषण और उपयोग किया। पिछली 2 शताब्दियों में, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। क्या होता है? 100 वर्ष। तो पिछली 2 शताब्दियों में जनसंख्या और जो औद्योगिक विकास है, टेक्नोलॉजी, उसके उत्पादों में बहुत ज्यादा तीव्र गति से वृद्धि हुई है। विश्व की जो जनसंख्या है, आज से 200 वर्ष पूर्व जहां 2.25 अरब थी, आज वो 5.25 साढ़े 5 अरब के लगभग पहुंच गई है। दुगनी हो गई है लगभग। हमारी भोजन की आवश्यकता, वस्त्रों की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता, परिवहन के आने जाने वाले जो साधन होते हैं उनकी आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता, औद्योगिक कच्चे माल की जो खपत है, कई गुना बढ़ गई है। जब जनसंख्या दुगनी हो गई तो आवश्यकताएं भी क्या होती चली जाएंगी? बढ़ती चली। इस कारण क्या हो रहा है? हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका तेजी से, अविवेकपूर्ण, गलत ढंग से, विनाशकारी तरीके से शोषण करते जा रहे हैं, जिससे क्या होता जा रहा है? प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो क्या मानव बच पाएगा? मानव की जाति बच पाएगी? पूरे के पूरे मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमको क्या करने की आवश्यकता है? मानव के अस्तित्व, मानव की प्रगति, मानव के विकास आदि को बचाने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन बहुत ही जरूरी, आवश्यक हो गया है। हमारा पॉइंट है आज का संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। संसाधनों के संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता में लिखेंगे कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किसके लिए करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। एक बात कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्यों करता है? अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। सर्वप्रथम खाद्यान्न और अन्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए
उसने क्या किया, भूमि को जोता और सिंचाई की, सिंचाई आदि क्रियाओं को संपादन किया। इससे क्या पूर्ति हुई, इससे खाद्यान्नों की पूर्ति हो गई। अब अपनी शक्ति और विकास के लिए उसने वन्य पदार्थ और खनिजों को शोषण करना प्रारंभ कर दिया। मानव ने अपनी शक्ति एवं विकास को प्रगति देने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, बताओ। इसके लिए उसने वन्य पदार्थों और खनिजों का शोषण करना शुरू कर दिया। वन्य पदार्थ का मतलब होता है जो वन भूमि में पाए जाते हैं, ये क्या कहते हैं, हम वन्य पदार्थ कहते हैं। वन्य पदार्थों का खनिजों का शोषण होने लग गया। 2 शताब्दियों में जनसंख्या में और औद्योगिक उत्पादों में तेजी से वृद्धि हुई। लगभग कितने से 2 अरब से जिससे क्या क्या हुआ, जिससे औद्योगिक उत्पादों की वृद्धि तीव्र गति से हुई। तीव्र गति से ये होता चला गया। भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, इसका परिणाम यह रहा कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण शोषण करने लगे।
जब अव्यय गुण शोषण करने लगे तो समस्या क्या आ गई? प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अगली वाली लाइन लिख लें। यदि इसी प्रकार से प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, यदि इसी प्रकार प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। जब मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, इसलिए प्राकृतिक संरक्षण संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। आपका ये पॉइंट खत्म हो गया है। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्लियर हो गया स्पष्ट रूप से अपने आप ही लाइन बाय लाइन अपने आप क्लियर हो गया। हमारे सामने आ गया कि मानव ने अपने शक्ति विकास को प्रगति देने के लिए वन्य पदार्थों और खनिजों को शोषण करना शुरू कर दिया है। 2 शताब्दी में 2 अरब जनसंख्या से 5.5 अरब पहुंच गई है। तो औद्योगिक उत्पादों की तीव्र गति से खपत होने लग गई है। इसका परिणाम हुआ कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का बिना बुद्धि के उपयोग करने लग गए हैं। फलस्वरूप क्या हुआ? प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। अगर इस तरह प्रकृति का संतुलन बिगड़ता रहा प्रकृति का, तो मानव जाति अस्तित्व में खतरे पड़ जाएगी। और यदि मानव जाति का अस्तित्व खतरे पड़ जाएगा तो बढ़ जाएगी। इसे बचाने के लिए एक जरूरत है किसको? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की और उनके मैनेजमेंट की क्या है? जरूरत है। अब आपके सामने एक पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के अनुसार ये नहीं होता। इसका मतलब ये मैंने बताया था भाई संरक्षण का अर्थ कदापि ये नहीं है। इस पॉइंट को और नोट कर लेंगे कि संरक्षण का अर्थ ये नहीं है कि साहब आप उसका उपयोग ही मत करो और नए उपयोग न करके उसी केवल रक्षा ही रक्षा करो। ये नहीं कि उसके उपयोग में कंजूसी करो। ये नहीं कि उसकी आवश्यकता के बावजूद भी उनको भविष्य के लिए बचा करके रख लो। ये तात्पर्य नहीं। वन संरक्षण से तात्पर्य ये होता है कि अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक मानव के लिए उसके अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो वस्तु उपलब्ध रहे, वो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध रहे। इसका तात्पर्य होता है क्या? संरक्षण। भाई मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि भाई 100 रुपए आवश्यकता है लेकिन खर्च यदि नहीं करेंगे, बचा कर रखेंगे तो क्या होगा? उसका विपरीत परिणाम भी होगा। लेकिन यह संरक्षण का तात्पर्य ये नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग ही नहीं करें, उसकी रक्षा ही करते रहे, कंजूसी करें उनके उपयोग में, यानी इसकी आवश्यकता के बावजूद उसको भविष्य के लिए बचा कर। ये बातें नहीं है, ये बातें बिल्कुल भी नहीं। तो संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या है? पॉइंट इसी पे डाल लेंगे, अभी पढ़ा लो। नया पॉइंट हमारा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। क्या करें जिससे ये प्राकृतिक संसाधन
बस जाए। अब इसके मैं बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक संपदा क्या है। एक हमारी पूंजी है। प्राकृतिक संपदा क्या है? हमारी एक पूंजी है, हमारे पास जमा हुआ खजाना है, जिसका लाभकारी कार्यों में और एक अच्छी तरह से योजना बना करके, जिसको हम सुनियोजित ढंग कह सकते हैं, उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमारे देश में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे देश में कौन कौन से या किसी प्रदेश में कौन कौन से संसाधन है, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो विभिन्न संसाधन है वो परस्पर अवलंबी है, एक दूसरे पर आधारित है कि नहीं है, परस्पर उनका प्रभाव उत्पादक होता है कि नहीं होता है, एक दूसरे से एक दूसरे का प्रभाव है या एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को उत्पन्न किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अतः एक का यदि हास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे के पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई एक संसाधन नष्ट हो जाता है तो उसके द्वारा क्या ऐसा संभव है कि और अन्य सारे संसाधन भी नष्ट हो जाए या प्रभावित हो जाए, है ना। हमें इसका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए कि भाई कौन सी चीज तो पहले आवश्यक है और कौन सी चीज बाद में आवश्यक है। इस तरह से हम क्या करें, इनका उपयोग करें। जो संसाधन प्रकृति के द्वारा, तात्पर्य क्या हो गया कि जो संसाधन प्रकृति के द्वारा या जिसको हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक संपदा है, वो हमारे पास सीमित मात्रा में, कौन सी मात्रा में होती है? सीमित है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि कोयला है तो कोयले के भंडार भी कैसे सीमित है। पेट्रोलियम पदार्थ है तो पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार भी कैसे हमारे सामने सीमित है, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर हमने उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया तो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? नष्ट होने वाले बन जाएंगे। अंधाधुंध और अपारदर्शिता से यदि हमने उसका उपयोग किया तो आने वाले समय में हमें उनके लिए तरसना पड़ेगा। सीमित परिभाग वाली संपदा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये इनके विकल्प है ना चुने हुए, उनकी खोज करना श्रेयस्कर है। इनके लिए हम क्या करें? नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हमें खोजना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को क्या करना पड़ेगा? हमें खोजना पड़ेगा। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर पूरी तरह से प्रयोग और सहयोग मिलने की आवश्यकता है। तो अपन यहां पहले इसके बारे में लिखते हुए चले जाएं कि नंबर है प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन एक हमारी पूंजी है। संसाधन को संपदा भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा हमारी क्या है? पूंजी है, और इसका लाभकारी और सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसका लाभकारी एवं सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। पहली बात तो यह तय हो गई हमारी, भाई प्राकृतिक संसाधन हमारी ऐसी संपदा है, ऐसी पूंजी है, इसका क्या होना चाहिए? एक सुनियोजित ढंग से इसका उपयोग होना चाहिए। दूसरी बात, किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। किसी देश या प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ण जानकारी पूरी तरह से उनकी जब जानकारी होगी तभी तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में आगे करेंगे।
विभिन्न संसाधनों के बारे में यह ज्ञात होना चाहिए कि ये संसाधन एक दूसरे पर आधारित हैं कि नहीं हैं, यानी कहने का तात्पर्य है परस्परावलंबी व परस्पर प्रभाव उत्पादक है या नहीं, इसके लिए हमें जानना है कि चाहिए कि एक दूसरे पर प्रभाव उत्पादक है या नहीं है। ये भी जानना चाहिए कि एक का ह्रास हो तो उसका प्रभाव पूरे चक्र पर पड़ता है या नहीं। हमें ठीक कहने का तात्पर्य हमें यह भी समझ लेना है, क्या समझ लेना है कि एक संसाधन के ह्रास होने का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव दूसरे संसाधन पर पड़ता है या नहीं। हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि एक संसाधन का नाश होने पर उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है या नहीं। भाई एक संसाधन नष्ट हो गया और उसका ऐसा कुप्रभाव पड़ा कि पूरा का पूरा ही क्या हो गया, आर्थिक चक्र ही गड़बड़ा गया। जो संसाधन सीमित हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग करना गलत है, हमें उनका विकल्प खोजना होगा। सीमित संसाधनों, सीमित संसाधन आप जान रहे होंगे, कोयला, पेट्रोलियम, सीमित संसाधनों के विकल्प खोजने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? जो इस तरह के सीमित संसाधन हैं उनके विकल्पों की खोज करना आवश्यक है। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर सहयोग होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर सहयोग होना चाहिए।
ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या हो गया है पॉइंट क्लियर, आप देख लें एक बार। देखो संसाधनों के संरक्षण के उपाय है, पहला उपाय तो ये मान लीजिए आप कि भाई प्राकृतिक की संपदा है तो हमारी पूंजी है, हमारे पास जमा हुआ एक खजाना है, रखा हुआ एक धरोहर है। इस धरोहर का लाभकारी और सुनियोजित ढंग से ही उपयोग होना चाहिए, विनाशकारी और कुनियोजित ढंग से उपयोग नहीं होना चाहिए। किसी देश या प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की पूरी तरह से हमको जानकारी होनी चाहिए कि प्रदेश मानी राज्य और देश मानी राष्ट्र, पूरा देश। तो पूरे देश में और प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उन सबकी हमको क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न संसाधनों के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि वो एक दूसरे पर निर्भर है, आधारित है, या एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाले हैं अथवा नहीं। ये भी ज्ञात होना चाहिए कि एक संसाधन का नाश होने पर उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक पक्ष को कमजोर तो नहीं कर रहा है, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। सीमित संसाधन कौन कौन से, जैसे कोयला आने वाले कितने सालों में, 200 सालों में खत्म हो जाएगा ऐसा बताते हैं, और पेट्रोलियम आने वाले 40 वर्षों में समाप्त हो जाएगा ऐसा बताते हैं। तो इनमें किस चीज की जरूरत है, विकल्प। बिल्कुल इन्हीं की जैसे इन्हीं की जगह काम में आने वाली चीजों की खोज होनी जरूरी है। ये श्रेयकर होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी गवर्नमेंट के स्तर पर तो प्रयास होने ही चाहिए, साथ ही साथ प्राइवेट तरीके से भी पूर्णतः इनके संरक्षण के लिए सहयोग होना चाहिए। यानी कि सरकार कहां तक रक्षा करेगी उसकी, सरकार के साथ साथ हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम क्या करें, प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, इसके लिए हम प्रयास करें। अब इसके बाद में आपका आ गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तात्पर्य वन संरक्षण और प्रबंधन। वन संरक्षण और प्रबंधन नया पॉइंट है हमारा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन। वन संरक्षण और प्रबंधन, वन किसे कहते हैं, पहली परिभाषा हमारी है कि वन किसे कहते हैं, भूमि का वह भाग तो चारों तरफ से क्या हो, वन या वन्य संपदाओं से आच्छादित हो, ऐसे भूभाग को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। जहां वन प्लस वन्य संपदाएं जहां पर विद्यमान हो उसे हम वन कहते हैं। वनों से हमें क्या लाभ है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, वनों से हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है, वनों से हमें फर्नीचर मिलता है, वनों से हमें औषधियाँ मिलती हैं, वनों से हमें शहद मिलता है। वन पशुओं के लिए एक शरणस्थली है, वन्य जीवों के लिए अपना मतलब अपना निवास स्थान है, और वन में वन्य जीव सुरक्षित रह पाते हैं, वन वर्षा लाते हैं, और इस तरह की बातें, वन आर्द्रता बनाए रखते हैं, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बहुत सारे लाभ है, जैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ा। अब यहाँ अपन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि वन संरक्षण और प्रबंधन क्या है। देखिए, वन इस पृथ्वी का एक समझो जीवन का आधार है एक तरह से। क्यों है यादा, क्योंकि जितने ज्यादा वन होंगे उतनी ज्यादा वर्षा होगी, जितनी ज्यादा वर्षा होगी उतनी भूमि में आर्द्रता होगी, उतनी ही भूमि विकास और उपजाऊ पर से युक्त होगी। तो वन इस पृथ्वी पर जीवन का क्या है, आधार। यह वह क्षेत्र होता है जहां जीवन के विकास की क्रिया युगों से चली आ रही है। हम जानते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है, जीव के जीवन का जो विकास हुआ है वो वनों से ही प्रारंभ हुआ है।
और ये क्रिया आज की नहीं है, ये क्रिया युगों से चली है। और प्राणी और पौधों की लाखों जातियों की उत्पत्ति वनों में ही हुई है। लाखों प्रकार की जाति प्रजातियां जो बनी है ना, वो सारी की सारी कहां बनी है? इन्हीं जंगलों में बनी। वन बरसात, उसमें पानी के संरक्षण हेतु एलवनी जल के स्रोतों तथा नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के नियंत्रक होने के साथ साथ क्या करते हैं? ये जलवायु के लिए भी वायुमंडल को क्या बना करके रखते हैं? आर्द्रता से युक्त रख करके पूर्ति करते हैं। वन हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक। वन ने केवल जल और वायु के कारणों से होने वाले कटाव से ही उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करते हैं कि भाई ये नहीं है कि वनों की जड़ें है ना पेड़ों की बहुत दूर दूर तक चली जाती है, भूमि को पकड़ करके रखती है, भूमि को कटने से रोकती है, भूमि को बांध कर रखती है, यही कारण नहीं है, बल्कि वे सक्रिय अजैव चट्टानों से उर्वरा मिट्टी की रचना करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से भी क्या माने जाते हैं? एक माने जाते हैं। वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के काम में आते हैं। क्यों? हमारे फेफड़े समझिए एक तरह से आप पेड़ों को, क्योंकि फेफड़े के ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, जो हमारी क्या कहलाती है? हमारी प्राणवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राण। वन पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। वनों के बिना स्वच्छ पर्यावरण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ के अंदर एक वो गुण पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को अवशोषित करके और ऑक्सीजन गैस निकालने का गुण रखता है। इसलिए पेड़ हमारे प्राणवायु प्रदान करने वाले होते हैं। वनों के बिना स्वच्छ पर्यावरण बिल्कुल संभव ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में लकड़ी की मांग बढ़ गई है, लोगों ने अपने आवास बना लिए, जिसके कारण से फर्नीचर की आवश्यकता महसूस होने लगी। और इसी फर्नीचर की आवश्यकता के कारण क्या होता जा रहा है? लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया है और वन का क्षेत्रफल लगातार धीरे धीरे घटता जा रहा है। जितना ज्यादा वन घटते जा रहे हैं, उतना ही प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है। फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं की भरमार होती जा रही है। दुनिया भर में लकड़ी का व्यापार इतना अधिक हो गया है कि जंगलों को एक तरह से खतरा उत्पन्न हो गया। लगातार जंगलों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। कहीं बरसात ही नहीं होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बरसात होती है तो इतनी तेज होती है कि वहां पर बाढ़ का दृश्य उत्पन्न। पेड़ों से मिट्टी का कटाव रुकता है, तेज बरसात होती है पर उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और पेड़ न होने के कारण बरसात भी कम हो पाती है। फलस्वरूप नदियों का तट क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। किसके कारण से? पेड़ों के कारण से। तो मैं यहां आपको वन संरक्षण और प्रबंधन के बारे में लिखवाना चाहूंगा। भारतीय वन लगभग कितने हैं? 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले। कितना? 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वन संरक्षण के बारे में लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले लिखो, वन पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वन पृथ्वी पर जीवन का आधार है। और क्या करते हैं वन? वन क्षेत्र में ही जीवन के विकास की क्रिया युगों से चलती है। वन क्षेत्र में ही जीवन विकास की क्रिया युगों से चली आ रही है। वन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीव की उत्पत्ति हुई। वनों में भी जीव जंतु
में लाखों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, या लाखों प्रजातियां वन क्या करते हैं? बरसात और उसके पानी से संरक्षण हेतु वर्षा, पेड़ पौधे, वन्य जीव तथा उपजाऊ भूमि का संरक्षण किया जाता है। वनों के द्वारा वर्षा, पेड़ पौधे, वन्य जीव और उपजाऊ भूमि का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। वन जलवायु के लिए आर्द्रता बनाए रखते हैं। क्या बना करके रखते हैं? आर्द्रता बनाए रखते हैं। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों में पत्तियां नहीं रहती हैं, तो पूरा वायुमंडल भी सूखा हो जाता है, लू चलती है गर्म से पेड़ों में, ठीक है ना। वन पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। वनों को यदि फेफड़े कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और क्या करते हैं वन? वर्तमान में लकड़ी की मांग बढ़ जाने के कारण वनों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। जंगलों को क्या उत्पन्न हो गया है? खतरा उत्पन्न हो गया है। जंगल का क्षेत्रफल घटता जा रहा है और लगातार भूमि कट कट करके नदियों को उथली हो रही है। उथली होने का मतलब समझ रहे हो क्या? उथले होने का तात्पर्य होता है कि नदी में मिट्टी जम जाना,
नदी में क्या जम जाना, मिट्टी जम जाना, और नदी की गहराई का क्या होता चले जाना, लगातार कम हो जाना। दो लाइन और लिख लो इसके आगे की। दो लाइनें और लिख लो, फिर आगे वन बनेगी। देखिए, वन पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वन क्षेत्र में जीवन विकास की क्रिया विकसित चली आ रही है। वनों में जीव जंतु और पेड़ पौधे की लाखों प्रजातियां उत्पन्न होती है। वनों के द्वारा वर्षा, पेड़ पौधे, वन्यजीव और उपजाऊ भूमि का संरक्षण किया जाता है। जलवायु के लिए आर्द्रता बनाए रखते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। वनों को यदि धरती के फेफड़े कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं होती। वर्तमान में लकड़ी की मांग बढ़ जाने के कारण जंगलों को खतरा उत्पन्न हो गया और जंगल का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। उपजाऊ भूमि कट करके नदियां उथली होती जा रही है। उथली का मतलब है गहराई कम हो जाना। थोड़ा सा भी पानी आया और क्या उत्पन्न हो जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो गया है क्योंकि भूमियों के जो तलहटियां हैं नदियों की, उसमें मिट्टी का जम जाने के कारण पानी उसमें समाता नहीं है और फैल करके क्षेत्रफल में बहने लग जाता है। इसलिए वो कौन सा दृश्य उत्पन्न हो जाता है, बाढ़ का जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। इसी के कारण हमें जगह जगह क्या दिखाई देता है, ये दिखाई देता है हमको कि बाढ़ आ चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार भारत का जो वन क्षेत्रफल है घटता जा रहा है। पहले वन लगभग 8 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में थे और धीरे धीरे ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और इनकी कमी ही एक हमारे सामने चिंता का विषय है। आज के लिए इतना ही। कल यहां से आगे वन संरक्षण और प्रबंधन पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। 45 मिनट कुल बात बनती हो गई। हाँ जी, 42 यार चल रही है। 43 का तो उधर